सुरेश अपने परिवार के साथ मुंबई शहर की एक कॉलोनी में नया नया शिफ्ट हुआ था। सुरेश की पत्नी दिव्या और उसका 15 वर्षीय बेटा नीरज अपने नए घर में बहुत खुश थे। पापा, ये घर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर बना हुआ है। हमारे पिछले घर से तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ, खुशकिस्मती से हमारे घर के अंदर ही एक छोटा सा गार्डन भी है। तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ घर पर क्रिकेट आराम से खेल सकते हो। आपसे कितनी बार कहा है पापा, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। इतना बोलकर नीरज फुटबॉल लेकर घर से बाहर की ओर निकल गया और फुटबॉल खेलने लगा। मगर खेलते हुए नीरज की फुटबॉल अचानक हवा में उछलते हुए बाहर की ओर चली गई। नीरज दौड़ता हुआ बाहर की ओर गया। उसने देखा कि उसकी फुटबॉल एक गड्ढे के अंदर गिरी हुई थी। इस कॉलोनी में इतना बड़ा गड्ढा भी है। कहीं गलती से किसी बच्चे का अगर पैर पड़ गया तो उसे तो चोट लग जाएगी। मुझे पापा को बताना पड़ेगा। इतना बोलकर नीरज उस गड्ढे के करीब चला गया। मगर जैसे ही उसने अपनी फुटबॉल वहां से उठाने की कोशिश की, अचानक गड्ढे के अंदर से 2 बड़े बड़े हाथों ने निकलकर नीरज का गला कसकर दबोच लिया। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी गड्ढा और ज्यादा गहरा हो गया और देखते ही देखते एक विशाल कुएं में परिवर्तित हो गया। नीरज उस कुएं के अंदर गिरता चला गया। कुछ देर बाद वो कुआं फिर से एक गड्ढे में परिवर्तित हो गया। रात के 10 बज चुके थे। नीरज के माता पिता परेशान थे। जाकर देखिए तो सही, नीरज अभी तक घर नहीं आया। अब तो मुझे भी टेंशन होने लगी है दिव्या। मैंने इस कॉलोनी के हर एक सदस्य से पूछा, मगर किसी ने भी नीरज को नहीं देखा। हम यहाँ पर 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। अभी तो उसका कोई दोस्त भी नहीं बना। अभी तो उसने स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप जाकर पता करिए, आखिर मेरा बेटा कहाँ चला गया। तुम चिंता मत करो। लगता है मुझे अब पुलिस में जाकर कंप्लेन करनी ही पड़ेगी। सुरेश अपनी कार से सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया और इंस्पेक्टर की ओर देखकर बोला, इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा पिछले 5 घंटे से लापता है। तुम्हारे बेटे की उम्र कितनी है? 15 साल। अपने दोस्तों के साथ कहीं मौज मस्ती करने के लिए निकल गया होगा। आजकल के बच्चों को तो आप जानते ही हैं, जरा जरा सी बात पर पार्टी करने की इन्हें आदत हो गई है। टेंशन मत लीजिए, कुछ देर बाद घर पर आ जाएगा। आप मेरी बात नहीं समझ रहे इंस्पेक्टर साहब। हम इस शहर में नए नए शिफ्ट हुए हैं। इस शहर में अभी मेरे बेटे का कोई दोस्त भी नहीं बना। वैसे आप मुंबई में कहाँ शिफ्ट हुए हैं? जी, वर्सोवा के पास जो फ्रेंड्स कॉलोनी बनी है, हम 2 दिन पहले उसी कॉलोनी में शिफ्ट हुए हैं। फ्रेंड्स कॉलोनी का नाम सुनकर इंस्पेक्टर बुरी तरह से चौंक गया। उसके चेहरे पर गंभीरता झलकने लगी। उसने तुरंत हवलदार को नीरज की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने के लिए कहा और सुरेश की ओर देखकर बोला, आप घर जाइए मिस्टर सुरेश, हम आपके बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। सुरेश मायूस होकर अपने घर पर चला गया। इंस्पेक्टर हवलदार की ओर देखकर बोला, हवलदार, चलो मेरे साथ। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर हवलदार के साथ फ्रेंड्स कॉलोनी के सभी लोगों से पूछताछ कर रहा था। इंस्पेक्टर एक व्यक्ति से बोल रहा था, आखिर तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इस इलाके में ये 5वां बच्चा लापता हुआ है, मगर तुम लोग अपने मुंह में दही जमाए बैठे हुए हो। कुछ बताते क्यों नहीं? मेरी बात का विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इस कॉलोनी में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो तुम मुझे बता सकते हो। तुम्हारा नाम गुप्त रखा जाएगा। आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मुझे जाने दीजिए। इतना बोलकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। इंस्पेक्टर गुस्से से अपनी कार में बैठकर हवलदार से बोला, समझ में नहीं आता कि इस कॉलोनी के लोगों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है भी या नहीं। इस कॉलोनी में ये 5वां बच्चा गायब हुआ है।
आखिर कौन है जो बच्चों को किडनैप करके ले जा रहा है? हवलदार इंस्पेक्टर के चेहरे की ओर बहुत गौर से देखते हुए बोला। एक बात बोलूं साहब, बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ बोलो, क्या बात है? साहब, आपने शायद नोटिस नहीं किया, जब भी आप इस कॉलोनी के लोगों से बच्चों के लापता होने की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, तब तब उनके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ पैदा हो जाता है। आपने शायद नोटिस नहीं किया, वो सभी बुरी तरह से डर जाते हैं। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे तो यहाँ पर कोई भूत प्रेत का चक्कर लगता है, वरना आप ही बताइए साहब। इस कॉलोनी में लापता 5 बच्चों को ढूंढने के लिए हमने शहर का एक एक कोना छान मारा, मगर पता नहीं उन बच्चों को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। जानते हो कि मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, लेकिन इतना तो जानता हूं कि बच्चे इसी कॉलोनी के अंदर ही लापता हो रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक वो बच्चे इस कॉलोनी से बाहर ही नहीं निकले। लेकिन अब मैं इस मामले की तह तक जाकर रहूंगा। आप क्या करेंगे साहब? मैं नहीं, हम दोनों। कल से हम दोनों इस कॉलोनी में सभी घरों पर नजर रखेंगे। अगले दिन से इंस्पेक्टर और हवलदार भिखारी का वेश बनाकर कॉलोनी में टहलने लगे, मगर उन दोनों के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। हम दोनों को इस कॉलोनी में भेस बदलकर छानबीन करते हुए 10 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है हवलदार, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग हमारे हाथ नहीं लगा। हाँ, और ना ही हमें कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आया, लेकिन इस कॉलोनी में सभी लोग डरे हुए हैं, ये जरूर नजर आया। जिनके बच्चे लापता हो रहे हैं उनके चेहरे पर प्रसन्नता तो नहीं होगी ना हवलदार? तभी उन दोनों के कानों में एक बूढ़ी औरत की आवाज टकराई। ऐसे तुम दोनों चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम उस तक नहीं पहुंच पाओगे। हवलदार और इंस्पेक्टर ने जैसे ही पलट कर देखा तो उनके सामने एक पागल दिखने वाली औरत गंदे कपड़े पहनी हुई उन्हें घूर रही थी। अरे साहब, ये औरत तो पागल है। जाओ यहाँ से, वैसे भी हम परेशान हैं। पागल मैं नहीं, बल्कि पागल तुम दोनों हो। सुनो मेरी बात, तुम्हें अगर मामले की जड़ तक पहुंचना हो तो तुम दोनों को आज रात उस गड्ढे पर नजर रखनी होगी। गड्ढा? कौन सा गड्ढा? मौत का गड्ढा, जो मासूम बच्चों को अपने अंदर खींच कर ले जा रहा है। तुम्हें वो गड्ढा आखिरी लापता हुए बच्चों के घर के पास मिल जाएगा। तुम्हारे पास आज का ही समय है। अगर आज का समय तुमने गवा दिया तो फिर तुम उस एक बच्चे को कभी नहीं ढूंढ पाओगे और वो इस दुनिया में वापस आ जाएगी। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई। मैं अभी भी इसकी बात का मतलब नहीं समझा। इंस्पेक्टर हवलदार की बात का जवाब दिए बगैर सुरेश के घर के नजदीक चला गया। उसने देखा कि उसके घर के सामने एक अजीब सा बड़ा गड्ढा बना हुआ था। हवलदार, आज रात हमें इसी गड्ढे पर नजर रखनी है। वो सब तो ठीक है साहब, लेकिन हम दोनों छुपेंगे कहाँ? वो सामने घना पेड़ देख रहे हो, हम उस पेड़ के पीछे छुप सकते हैं। इंस्पेक्टर और हवलदार उस पेड़ के नीचे छिप गए। रात के 8 बजे के समय वहां से एक बच्चे का गुजर हुआ। अगले ही पल उस गड्ढे के अंदर से एक तेज आवाज के साथ 2 बड़े बड़े भयानक हाथ निकल आए और उन दोनों हाथों ने उस बच्चे को दबोच लिया। जल्दी चलो हवलदार। पागल हो गए क्या साहब? आपको दिखाई नहीं दे रहा? अरे यहाँ सच में भूत प्रेत का चक्कर है। मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ उन बच्चों की जान बचानी है। इतना कहकर इंस्पेक्टर उस गड्ढे के करीब चला गया। उसने देखा कि वो गड्ढा विशाल कुएं में परिवर्तित हो गया था। इंस्पेक्टर ने बगैर सोचे समझे उस कुएं में छलांग लगा दी और उसके पीछे पीछे बड़ी ही फुर्ती से, ना चाहते हुए भी, हवलदार उस कुएं के अंदर कूद गया। कुछ देर बाद उन दोनों ने अपने आप को एक अजीब सी दिखने वाली
बहुत पुरानी हवेली के अंदर मौजूद पाया। ये तो हजारों साल पुरानी कोई हवेली लग रही है। हवेली नहीं इंस्पेक्टर साहब, बल्कि महल। मुझे तो लग रहा है कि ये हमारी दुनिया का हिस्सा है ही नहीं, हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। तभी हवलदार और इंस्पेक्टर के कानों में नीरज और एक और बच्चे की आवाज टकराई। हवलदार, इसका मतलब है कि 10 दिन पहले जो बच्चा लापता हुआ था वो अब भी जीवित है, और आज का बच्चा जो हमारी आंखों के सामने इस गड्ढे के अंदर समा गया था वो भी। चलो जल्दी चलो। हवलदार और इंस्पेक्टर आवाज की दिशा में बुरी तरह से दौड़ने लगे। कुछ ही देर में वो दोनों एक अजीब से दिखने वाले मंदिर के अंदर खड़े हुए थे, जहां देवताओं की जगह राक्षसों की मूर्तियां रखी हुई थी और एक सिंहासन पर बहुत ही भयानक दिखने वाली महिला बैठी हुई इंस्पेक्टर और हवलदार को देखकर मुस्कुरा रही थी, और वो दोनों बच्चे बंधे हुए थे। कौन हो तुम? काली शक्तियों की मालकिन रानी लक्षा। आखिर तुम इन बच्चों को क्यों मार रही हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी दुनिया में वापस आना है। तो क्या ये पुराना महल हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं है? ये पाताल लोक का हिस्सा है मूर्ख। मैंने अपनी तंत्र शक्ति से बड़ी मुश्किल से तुम्हारी दुनिया में एक गड्ढा किया है, जहां से मासूम बच्चों की बलि लेकर और शक्तिशाली हो जाऊंगी, और उसी गड्ढे के द्वार के सहारे तुम्हारी दुनिया में वापस आ जाऊंगी। इतना बोलकर उस औरत का चेहरा और ज्यादा भयानक हो गया। उसके चेहरे की खाल बिल्कुल काली पड़ गई और उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद हो गई। उसके सिर से खून बह रहा था। इंस्पेक्टर ने कांपते हुए अपनी पिस्तौल निकाल ली। इतना तो मुझे समझ में आ गया कि तुम कोई इंसान नहीं हो, मगर तुम जो कोई भी हो, जीवित रहने की हकदार नहीं हो। इतना बोलकर इंस्पेक्टर ने पिस्तौल की सारी गोलियां उस भयानक औरत पर चला दी। साहब पागल हो गए हैं क्या? अरे ये इंसान होगी तो मरेगी ना, क्या अभी भी ये आपको इंसान नजर आ रही है? तभी वो भयानक दिखने वाली औरत हवा में उड़ने लगी और उड़ते हुए उसने दोनों बच्चों के गले कसकर पकड़ लिए। इन दोनों की बलि आखिरी बलि होगी, उसके बाद मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंस्पेक्टर ने जैसे ही उसे रोकने की कोशिश की, अचानक वो हवा की रफ्तार से पीछे उड़ता हुआ एक चट्टान से टकरा गया। लगता है हम दोनों मारे जाएंगे साहब। इस औरत का मुकाबला करना हम दोनों के लिए असंभव है। शायद तुम सही कह रहे हो हवलदार, हमारी पिस्तौल की गोलियां भी इसके शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इंस्पेक्टर ने इतना कहा ही था कि तभी उन दोनों के कानों में उसी पागल औरत की आवाज टकराई। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, तुम दोनों ही काली शक्तियों की मालकिन रानी लक्षा का अंत कर सकते हो। इंस्पेक्टर और हवलदार ने देखा वही पागल औरत खड़ी हुई थी, मगर वो इस समय महारानियों वाले कपड़े पहनी हुई थी। तुम यहाँ कैसे? कौन हो तुम? मैं रानी लक्षा की माँ हूँ, इस पाताल लोक की महारानी। मेरी बेटी ने मुझे सिंहासन से उतार कर पूरे पाताल लोक पर कब्जा कर लिया, और अब वो इंसानों की बलि देकर इंसानों की दुनिया में आना चाहती है, ताकि वो इंसानों का खून बहाकर शैतान को खुश कर सके। अगर ऐसा हो गया तो फिर दुनिया में तबाही मच जाएगी। तो फिर तुम बताओ इसका अंत कैसा होगा? हाँ, तुम तो उसकी माँ हो ना, तुम तो जरूर जानती होगी। कोई मन का सच्चा इंसान अगर इन मूर्तियों को अपने हाथों से तोड़ दे तो रानी लक्षा जलकर भस्म हो जाएगी। मैं तो मन का सच्चा नहीं हूँ साहब। आपने ही अपने जीवन में कभी कोई रिश्वत नहीं ली। आप ही लोगों की ज्यादा चिंता करते हैं, तो ये काम आप ही बेहतर कर सकते हैं। उस औरत ने एक बहुत बड़ा हथौड़ा इंस्पेक्टर को पकड़ा दिया। इंस्पेक्टर ने बड़ी फुर्ती से उन मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। मूर्तियां टूटते ही उस भयानक औरत की बच्चों पर पकड़ ढीली पड़ गई
और वो चीखने लगी। ये क्या कर रहा है मूर्ख? छोड़ दे मुझे, मैं तुझे पाताल लोक का राजा बना दूंगी। मुझे किसी लोक का राजा नहीं बनना, मैं बस तेरा अंत चाहता हूँ। इतना बोलकर इंस्पेक्टर ने आखिरी मूर्ति भी तोड़ दी। वो भयानक दिखने वाली औरत जलकर भस्म हो गई। उसके भस्म होते ही इंस्पेक्टर, हवलदार और उन बच्चों ने अपने आप को उस गड्ढे के बाहर मौजूद पाया, मगर अब वहाँ कोई गड्ढा नहीं था। वैसे साहब, इस घटना के बारे में अब रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? कुछ घटनाएं रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की जाती हवलदार, बल्कि उन्हें हमेशा याद रखा जाता है। इतना बोलकर इंस्पेक्टर नीरज उन बच्चों की ओर देखकर बोला, अब तुम दोनों अपने घर जा सकते हो। वो दोनों बच्चे खुश होते हुए अपने अपने घर चले गए और अब उस गड्ढे के रहस्य का खौफ भी खत्म हो चुका था। ये फरवरी की सर्द रात थी। शहर की चहल पहल से दूर एक वीरान जंगल वाले इलाके में एक अघोरी अग्नि कुंड के सामने बैठकर मंत्र बुदबुदा रहा था। उसकी नजर कभी कुंड की आग पर जाती तो कभी चांद के ऊपर, जिस पर धीरे धीरे ग्रहण लग रहा था। हे काली दुनिया के देव, 3 साल पहले मैंने आपकी उपासना शुरू की थी। इन 3 सालों में मैंने कितने इंसानों की बलि आपको चढ़ाई है, इसकी कोई गणना भी नहीं कर सकता। सिर्फ उन 4 देवी देवताओं को सिद्ध करने के लिए, जो कि आपकी काली दुनिया के सबसे खतरनाक देव हैं। आज चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला है, यही समय है। मेरी भक्ति से खुश हो जाइए और अपनी काली दुनिया का दरवाजा खोल दीजिए। भेज दीजिए उन 4 देवी देवताओं को। मैं वचन देता हूँ कि उनके इस दुनिया में आने के बाद पूरी दुनिया से भगवान का नामो निशान खत्म कर दूंगा। ये कहकर उसने फिर से आग में आहुति देना शुरू किया। कुछ देर बाद चांद पर पूरी तरह ग्रहण लग गया और आसमान में गोल घेरा सा बनने लगा। समय आ गया है। जय हो काली दुनिया के देव। अब मौसम खराब होने लगा। शरीर को कपा देने वाली तेज तूफानी हवाएं चलने लगी और अजीब सा शोर होने लगा। जय हो काली दुनिया के देव। अगले ही पल आसमान में आए हुए उस घेरे से लाल लाल रोशनी निकलकर जमीन पर पड़ने लगी। अब इस दुनिया में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा। वो रोशनी अब और तेज हो गई, लेकिन तभी कुछ एक जैसे ही दिखने वाले तांत्रिक वहां आ पहुंचे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें ये शैतानी सिद्धि नहीं करने देंगे। अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। तभी उन आदमियों में से 2 आदमियों ने उस अघोरी को पकड़ लिया और वो तांत्रिक उसी कुंड के पास हाथ में मटकी पकड़े आंखें बंद करके तेज तेज मंत्रों का जाप करने लगे। उस लाल रोशनी से एक काले धुएं जैसी चीज नीचे आई, लेकिन वो जमीन पर ना आकर एक मटकी में चली गई। मटकी में जाते ही उस तांत्रिक ने मटकी का मुंह एक कपड़ा ढककर बंद कर दिया। नहीं, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। इसी तरह अब एक एक करके और काले धुएं जैसी वो शक्ति आसमान से नीचे आई और बाकी मटकियां भी उसी तरह बंद कर दी गई। नहीं! अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें 3 सालों तक इन मटकियों को यहीं इसी जगह सुरक्षित रखना होगा, वरना इसे इस काम का मौका मिला तो ये विघ्न डाल देगा। इसे खत्म करने में ही पूरे संसार की भलाई है। ये सुनते ही उनमें से एक आदमी ने अघोरी के पेट में छुरा मार दिया। अघोरी के पेट से खून की धार और मुंह से चीख निकली और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा
उसके मरने के ठीक बाद ही वो लोग भी वहां से चले गए और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रिहान कॉलेज कैंटीन में अकेला बैठा था। उसकी टेबल पर कॉफी रखी थी, जिसकी चुस्कियां लेते हुए वो अपने हाथ में पकड़े मोबाइल की स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा था। कब आएंगे यार ये लोग? हमेशा मुझे ही इंतजार करवाते हैं। अरे इतना भी इंतजार नहीं करवाते यार, तू नाराज हो रहा है। ये अर्जुन की आवाज थी जो कि पीछे से आई थी। उसके साथ निर्भया और जोया भी आई थी। डार्लिंग, हर बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड का वेट करना अच्छा लगता है और तुम हो कि बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पाते। मैं औरों की तरह नहीं हूँ, ये तो तुम जानती हो ना जोया। ठीक है, अब ये बताओ कि 3 दिन के लिए जो कॉलेज बंद रहने वाला है, इन छुट्टियों को मनाने कहाँ चलना है? मैं बोल कर भी क्या करता? हर बार तो तुम ही लोग डिसाइड करते हो कि कहाँ जाना है, तो अब भी तुम ही करो। तभी निर्भया ने अपने मोबाइल में सबको एक फार्म हाउस की फोटो दिखाई। ये देखो, शहर के शोर शराबे से दूर जंगली शांत इलाके में ये फार्म हाउस है। मेरे हिसाब से तो यही ठीक होगा। अरे हाँ, ये तो परफेक्ट दिखता है। मेरी तरफ से भी डन। अब ये बताओ चलना कब है? ओह, दैट्स ग्रेट। हम लोग कल कॉलेज खत्म करते ही निकलते हैं, ठीक है? अगले दिन ये चारों कॉलेज खत्म करके उस फार्म हाउस की तरफ निकल गए और उसके बाद 2 घंटे का सफर तय करके ये उस फार्म हाउस में पहुंच गए। हेलो मैम, हम लोग यहाँ रुकना चाहते हैं। यह जगह खाली है ना? जी बिल्कुल, यहाँ सिर्फ 5 कमरे हैं और सभी इस वक्त खाली हैं। जी शुक्रिया, लेकिन हम लोग एक ही कमरे में एडजस्ट करने वाले हैं। क्या कोई ऐसा कमरा है जिसमें 2 बड़े बेड हो? जैसा आपको ठीक लगे। ये कहकर उस लड़की ने उनको एक कमरे की चाबी दे दी, जिसमें वो चारों चले गए और वो कमरा उन्हें बहुत पसंद भी आया। चलो, नींद तो अच्छी आएगी यहाँ। कल सुबह से ही हम इस जंगल को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ एक पुराना मंदिर है और तालाब भी, पता है? वहाँ पर हम अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगली सुबह नाश्ते के ठीक बाद वो चारों घूमने निकल पड़े और सबसे पहले एक पुराने मंदिर में पहुँचे। अरे वाह, इस मंदिर के अंदर तो पुराने जमाने की देवियों की प्रतिमाएं बनी हुई है यार। ऑसम। हाँ, वाकई में दिलचस्प है। अरे रिहान, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम्हें तो पता ही है, मुझे इन सब चीजों को करने में ज्यादा मजा नहीं आता। मैं तो बस तुम्हारी वजह से आया हूँ मेरी जान। ये लोग काफी देर तक मंदिर में ही घूमे और शाम तक इसी तरह जंगल की हर एक जगह को देखते। उसके बाद सभी लोग उसी पीपल के पेड़ के पास पहुँचे, जिसके नीचे वो चारों मटकियाँ रखी हुई थीं। अरे यहाँ ये मटकियाँ कैसी रखी हुई हैं? अच्छा, बहुत हो गया अब घूमना फिरना, अंधेरा होने जा रहा है। हम सभी को फार्म हाउस पहुंच जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर ये तीनों भी अब फार्म हाउस की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पर इन्होंने एक साथ डिनर किया और फिर अपने अपने बेड पर पहुँच गए। लेटने के कुछ देर बाद ही रिहान को नींद आ गई, लेकिन ये तीनों अभी भी जाग रहे थे। यार जोया, मैं सोच रहा था कि आखिर उन मटकियों में क्या होगा। ऐसे बीच घने जंगल में कोई उन मटकियों को लेकर क्यों आया होगा? यही सवाल तो मेरे मन में भी उठ रहा है। तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलकर देख लेते हैं। लेकिन ये रिहान मुझे जाने नहीं देगा यार। अरे ये तो सो चुका है, हम होकर वापस भी आ जाएंगे और उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये तीनों अब एक एक करके रूम से बाहर आए और उस लड़की को समझाकर फार्म हाउस से निकल गए। अब देखते हैं कि क्या है इन मटकियों में। तू तो ऐसे एक्साइटेड हो रहा है जैसे कि उसके अंदर कोई खजाना मिलने वाला हो। ये तीनों अब कुछ देर चलने के बाद उसी पीपल के पेड़ के पास उन मटकियों के पास पहुंच गए। रात के टाइम ये जगह बहुत सुनसान और डरावनी लग रही थी, लेकिन इन तीनों के दिमाग पर छाई हुई मस्ती के आगे इनको कुछ भी डरावना महसूस नहीं हो रहा था। ठीक है, तो हम लोग इन मटकियों को तोड़ेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर क्या निकलता है। ठीक है? हाँ ठीक है, देखते हैं। ये कहकर इन तीनों ने अपने अपने हाथ में एक एक पत्थर उठाया
ठीक है तो गेट सेट गो। ये कहते ही तीनों ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ पत्थर अलग अलग मटकियों पर दे मारा और इस तरह तीनों मटकियां फूट गईं। मटकी फूटते ही उनके अंदर से काला धुआं निकलने लगा और उन तीनों की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर इन तीनों की अब हवा खराब हो गई थी। तभी मौसम बदला और बिजली कड़कने लगी। अरे बाप रे, भागो, बारिश आ गई तो हम वापस नहीं जा पाएंगे। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। ये तीनों दिल में अजीब सा डर लिए वापस फार्म हाउस की तरफ भागे और वो काला धुआं भी इन तीनों के पीछे पीछे ही आ रहा था। ये फार्म हाउस पहुंचे तो वो धुआं भी इन तीनों के साथ फार्म हाउस के अंदर इनके कमरे में घुस गया। थैंक गॉड यार, ये जागा नहीं। ये कहकर जोया भी रिहान के बराबर में ही अपनी आंखें बंद करके लेट गई। अचानक से जोया को ये आवाज सुनाई दी और वो उठ गई। कौन है? उसकी आवाज सुनकर रिहान और बाकी सब भी उठ गए। क्या हुआ बेबी? मुझे किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। सो जाओ, कोई नहीं है। मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। जोया को समझ तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन फिर भी वो वापस लेट गई। तभी एक और हंसी की आवाज निर्भया और अर्जुन को भी सुनाई दी और वो भी उठ बैठे। कौन है? अरे अब तुम्हें क्या हो गया? हमें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। इस बार ये आवाज जोया, अर्जुन और निर्भया तीनों को सुनाई दी और वो इधर उधर नजरें दौड़ाने लगे। कौन है? सामने क्यों नहीं आते? और इतनी जोर से शैतानों की तरह क्यों हंस रहे हो? सामने आओ। हे, स्टॉप दिस, ओके? तुम लोग मिलकर मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना? नहीं रिहान, मेरा यकीन करो। इतनी तेज तो आवाजें हैं, तुझे सुनाई नहीं दे रही क्या? बिल्कुल नहीं, कोई आवाज नहीं है। अब ऐसा घटिया मजाक मत करना। ये कहकर रिहान तो सो गया, लेकिन इन तीनों को ये आवाज अभी भी आ रही थी। और काफी देर बाद ये आवाज आनी बंद हुई। हाँ, शुक्र है ऊपर वाले का। ये तीनों अब आंखें बंद करके लेट तो गए, लेकिन इनके दिल में अजीब सा डर उभर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति इनके आसपास घूम रही है। अगली सुबह चेकआउट करके ये लोग वहां से निकल गए और दोपहर 12 बजे तक ये अपने घर भी पहुंच गए। उसी रात अर्जुन अपने कमरे में बैठा स्टडी कर रहा था। तभी उसको वही हंसने की आवाज सुनाई दी। कौन है? वो इतना डर गया कि उसके हाथ से पेन छूट गया। हंसने की आवाज उसके बाथरूम से आ रही थी। वो हिम्मत करके बाथरूम के अंदर गया तो वहां उसे कोई नजर नहीं आया। ये आवाज क्यों सुनाई दे रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो वापस जाने ही वाला था कि उसकी नजर आईने पर पड़ी। उसने देखा कि उसके ठीक पीछे एक काला धुआं सा गोल गोल घूम रहा है और उस धुएं ने एक इंसान का आकार लेना शुरू कर दिया। उसने पलटकर देखा तो उसी धुएं से बनी आकृति ने हाथ बढ़ाकर उसका गला दबा दिया। गला इतनी ताकत से दबाया कि अर्जुन की आंख और नाक से खून निकल आया। उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और उसकी मौत हो गई और उसके बाद वो जमीन पर ढेर हो गया। वो काला धुआं अभी भी उसके शरीर के आसपास ही घूम रहा था। तभी अर्जुन के शरीर से सफेद धुआं सा निकला, जिसके साथ वो काला धुआं किसी धागे की तरह बंध कर आसमान की ओर उड़ गया। आसमान में वही लाल रोशनी नजर आई और उसी दरवाजे के जरिए वो धुआं काली दुनिया में चला गया। दूसरी तरफ जोया भी अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसको भी अपने बेड के नीचे से एक औरत के हंसने की आवाज आई। जोया ने जैसे ही यह आवाज सुनी, उसने डरते डरते बेड के नीचे झांक कर देखा